Let's see if you've gone live. एक बार चेक कर लेते हैं. Yeah, Shilpa, we are on. We are live. Yeah. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड आप सबका स्वागत है आज के सेशन में जो इनफर्टिलिटी के बारे में है. तो आज का सेशन हम हिंदी में कर रहे हैं सो दैट बाकी लोग, जितने लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है, उन तक हमारी ये जो कोशिश है कि उन तक भी ये अवेयरनेस पहुंचे. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूना आचार्य, जो एक प्रतिष्ठित मेडिकल प्रोफेशनल हैं जिनकी आईवीएफ और इनफर्टिलिटी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में विशेषज्ञता है. वे मेडिकवर फर्टिलिटी हैदराबाद में सीनियर कंसल्टेंट फर्टिलिटी सॉल्यूशंस के रूप में काम कर रही हैं. हेलो डॉक्टर रूना. हाय एवरीवन. मोस्ट वेलकम. हमारे साथ डॉक्टर विमी भी हैं आज. जैसे हम सब पहले से ही जानते हैं, डॉक्टर विमी एक लैप्रोस्कोपिक एक्सिजनल सर्जन हैं और फर्टिलिटी इंक्रीज करने की सर्जरीज में वो विशेष रुचि रखती हैं. वे अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद से अटैच्ड हैं. हाय विमी. हाय शिल्पा. आप दोनों का आज के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है. शुक्रिया. और मैं डॉक्टर शिल्पा हूँ. मैं आज आपकी होस्ट हूँ एंड मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मैं एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट भी हूँ. हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पिछले कुछ महीनों से, पिछले 8-9 महीनों से वी हैव बीन ट्राइंग कि हम लोगों तक इस बीमारी के बारे में जानकारी पहुंचा सकें. ये हमारी तरफ से एक बहुत छोटी सी कोशिश है. अगर हम एक इंसान को, एक लेडी को भी हेल्प कर सके, सो आई थिंक हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होगा. सो रूना एंड विमी, वी विल स्टार्ट द सेशन. Yes. So, डॉक्टर रूना, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कितने प्रतिशत महिलाएं इनफर्टिलिटी का सामना कर रही हैं और इनमें से कितना परसेंट एंडोमेट्रियोसिस के वजह से है? इंडिया में जब हमारे पास इनफर्टिलिटी के कपल्स आते हैं तो उसमें से अराउंड 40-50% औरतों की समस्या होती है और बाकी के 20-30% में दोनों कारणीभूत होते हैं, जो महिला और उसके हस्बैंड. और इन महिलाओं में जिनमें हम इनफर्टिलिटी की कोई समस्या या इनमें हम फीमेल फैक्टर जो कहते हैं, उन महिलाओं में अराउंड 25-30% लोगों में एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है. हालांकि जब हम एंडोमेट्रियोसिस के मरीज में देखते हैं जो हमारे पास आते हैं किसी भी वर्ष कुछ स्कैन करा के, जिनको कुछ तकलीफ भी ना हो या तकलीफ भी हो, तो उन महिलाओं में 40-50% लोगों में ही इनफर्टिलिटी पाई जाती है. ऐसा नहीं है कि जिनमें एंडोमेट्रियोसिस है उनमें इनफर्टिलिटी 100% है. उनमें सिर्फ 40-50% लोगों में इनफर्टिलिटी होती है. और जो इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं हमारे पास, जो इनफर्टिलिटी का टेस्ट करने या ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन लोगों में 25-30% लोगों में एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है. क्योंकि बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं जो इनफर्टिलिटी के फीमेल फैक्टर में गिने जाते हैं और उसमें एंडोमेट्रियोसिस 1/3 बोल सकते हैं. ओके. सो अराउंड 1/3 केसेस जो हैं वो एंडोमेट्रियोसिस के वजह से होता है. सो विमी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है. You specialize in excisional surgeries and in fertility enhancing surgeries. So सर्जरी से फर्टिलिटी की क्षमता बढ़ाने में क्या काम आता है एंड कैसे बढ़ाया जा सकता है? शिल्पा, इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण होते हैं, जैसा कि डॉक्टर रूना ने भी बताया. कुछ कारण महिलाओं में होते हैं, कुछ पुरुष में होते हैं. महिलाओं में जो कारण होते हैं उसमें से सर्जिकली करेक्टेबल कारण कुछ रहते हैं जो कि यूट्रस में, ओवरीज में और ट्यूब्स में रह सकते हैं. इसमें से मोस्ट कॉमन कारण है जैसे कि यूट्राइन एनोमलीज होना, सेप्टल रिसेक्शन करते हैं उसमें हम, या फिर मुलेरियन एबनॉर्मेलिटीज होना. यूट्रस में और दूसरे प्रॉब्लम जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस या फिर एडिनोमायोसिस, ओवेरियन सिस्ट का होना और चॉकलेट सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, ये सब कारण है जो कि सर्जिकली ट्रीट किए जा सकते हैं.
कुछ महिलाओं में ट्यूबल फैक्टर रहता है, ट्यूब का ब्लॉकेज हो सकता है या ट्यूब की स्वेलिंग हो सकती है, फीमरियल ब्लॉकेज हो सकता है, प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज हो सकता है। तो इन सब चीजों को हम सर्जिकली करेक्ट करके उनका एनाटॉमी रीस्टोर करके हम उनका फर्टिलिटी या कंसीव करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रेगनेंसी आने के लिए हमें साधारणतः 4 चीजों की जरूरत होती है: यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज और हस्बैंड पुरुष का स्पर्म। तो इसमें से यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरी में एक रिलेशन है जिसको हम ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से एग्स पिकअप होता है, ट्यूब लेती है उसको, स्पर्म अंदर जाते हैं और ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और यूट्रस में इम्प्लांट होता है। अब ये ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन अगर किसी भी कारण से डिस्टर्ब होती है तो उसको अगर करेक्ट किया जाता है तो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी रेट्स हम बढ़ा सकते हैं, मतलब नेचुरली कंसीव करने की क्षमता को काफी इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी का रोल यहीं पे रहता है, जहां भी कोई कारण है जिसको करेक्ट किया जा सकता है, सर्जिकली करेक्टेबल रीजंस, वहां पे लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा हम उनकी कंसीव करने की क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो सर्जरी से किस तरह से फायदा हो सकता है ये तो हमने सुना। डॉक्टर रूना, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि एएमएफ क्या होता है और एएमएफ, हाँ एएमएच क्या होता है और ये एक महिला के फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करता है? अच्छा, तो हमें ये सबको पता है कि महिला का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और वो होता है उसकी उम्र। तो एज को जब हम ध्यान रखते हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए कि 30 के बाद खुद गर्भवती होने की क्षमता धीरे-धीरे कम होते जाती है, 35 के बाद थोड़ा ज़्यादा कम होने लगती है और 40 के बाद काफ़ी कम हो जाती है। तो ये जो एएमएच है, अब ये एक ऐसा हार्मोन या द्रव्य है जो ओवरी से स्रावित होता है और उसका काम ये है कि ये बताता है हमको कि उस अंडाशय में या ओवरी में उसके कितने अंडे हैं। सो जैसे कि हर महीने में कुछ एग्स पूल बन के निकलते हैं, उसमें से 1 या 2 बढ़ते हैं और रिलीज़ होते हैं और वो आगे जाके प्रेगनेंसी देते हैं। बट करेक्ट। वो जो पूल बनता है, वो पूल में से एक द्रव्य हार्मोन निर्माण होता है जिसको एएमएच बोला जाता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। सो ये हमें पता करने देता है कि उस औरत की जो बेसलाइन एग रिजर्व है, जो उसके अंडाशय में अंडे हैं, जो पूल है अंडों का, वो कितना है। और ये जैसे-जैसे उम्र बढ़ते जाती है या फिर अर्ली एज में कुछ अगर डिजीज है, जैसे कि अगर कोई परेशानी जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ और जेनेटिक रीजन है, कोई और कारणवश है, तो ये पहले ही यंग एज में भी कम होने लगती है। तो इससे हमें ये अंदाजा आता है कि इस औरत की फर्टिलिटी पोटेंशियल या उसका रिजर्व कितना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को कि हम इसकी हर 2-3 महीने में उसकी स्टडी करते रहते हैं कि वो कैसे गिर रहा है, वो कैसे कम हो रहा है। और अगर ये कम हो रहा है, तो हमारी जो ट्रीटमेंट का जो ये होता है स्टेप्स होते हैं, तो उसके हायर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट में हम थोड़ा जल्दी जाते हैं। ओके, तो ये बताइए कि एएमएच का कौन सा लेवल, किस लेवल पे जब एएमएच आ जाता है वो इनफर्टिलिटी के तरफ इंडिकेट करता है और फिर क्या किया जा सकता है इसके बारे में? एएमएच अकेले के ऊपर कुछ डिसीजन लिया नहीं जाता है। एएमएच के साथ हम एएमएच साइकिल के जो माहवारी का जो साइकिल है उसमें कभी भी कर सकते हैं। तो और दूसरे 2-3 हैं जैसे कि एफएसएच है या अल्ट्रासाउंड फॉर एएफसी कहते हैं हम लोग, जो सेकेंड या थर्ड डे का बेसल रिजर्व स्कैन होता है। तो ये तीनों चीज को मद्देनजर रख के हम डिसीजन लेते हैं। अब एएमएच का जो वैल्यू कट ऑफ है वो 2 है। सो 2 के ऊपर रहना चाहिए। अभी कुछ ऐसे कंडीशंस भी है जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, जहां पे एएमएच बहुत ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियोसिस है जहां एज ज्यादा है, उनमें एएमएच कम होता है। अब 1 to 2 का जो है वो बॉर्डर लाइन बोलते हैं, और अगर वो 1 के नीचे है तो हमारा ध्यान थोड़ा या हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन्हें आईवीएफ के बारे में समझाएं या और कोई तरीका हो जिससे हम उनको हेल्प कर सकें, तो वो ट्रीटमेंट लेवल पे जाते हैं। ओके, अब हमको अब ये बताइए डॉक्टर विमी, जो एएमएच है उस पे सर्जरी का क्या इफेक्ट होता है? कुछ होता है? अगर होता है तो क्या इफेक्ट हो सकता है आप सर्जरी जब करते हो?
शिल्पा, अगर सर्जरी एएमएच के बारे में जैसे डॉक्टर रूना ने बोला कि किसी के स्तर कम होते हैं, किसी के लेवल्स ज्यादा होते हैं, या किस कारण से है वो जानना जरूरी है। अगर हम एंडोमेट्रियोसिस की बात कर रहे हैं तो एंडोमेट्रियोसिस जैसे कि पीसीओएस में एएमएच ज्यादा रहता है, एंडोमेट्रियोसिस में वो ओवरीज को डैमेज करता है और एएमएच ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी के पहले उनका एएमएच लेवल चेक किया जाए, क्योंकि आप खाली पोस्ट सर्जरी चेक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर्जरी के पहले कितना था या सर्जरी की वजह से लॉस हुआ। अगर आप बोलते हैं सर्जरी की वजह से लॉस होता है तो यूजुअली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज और एविडेंस से देखा गया है कि अगर आप 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने में एएमएच लेवल्स को चेक करें तो शुरू में थोड़ा एएमएच लेवल कम होता है, बट 9 महीने के बाद में वो फिर से पिकअप होने लगता है। लेकिन सही टेक्निक और जब आप डिसेक्शन करते हैं स्पेशली चॉकलेट सिस्ट का, वो करेक्ट प्लेन में होना चाहिए, जिससे हम जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है जहाँ पे अंडे बनते हैं उसको ज्यादा डैमेज नहीं करें। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट को इसके बारे में काउंसिल करें या उन्हें बताएं कि आपका एएमएच इतना लो है तो हम आपके लिए क्या प्लान कर सकते हैं। जैसे बहुत सी महिलाएं होती हैं, उनको चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा थोड़े छोटे रहते हैं और एएमएच बहुत कम रहता है, तो संभावित है कि सर्जरी के बाद थोड़ा और कम हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम सर्जरी के पहले ये भी ऑफर करते हैं कि आप पहले ही आप आईवीएफ का प्रोसेस स्टार्ट करके आपके जो अंडे हैं उनको निकलवा लीजिए। अगर महिला अविवाहित अनमैरिड है तो वो अंडे फ्रीज कर सकती है, और वो अगर मैरिड है तो हस्बैंड के स्पर्म के साथ में एम्ब्रायो फ्रीजिंग ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें बोलते हैं कि आप ट्रांसफर मत कराइए, हम सर्जरी करके पहले आपका एंडोमेट्रियोसिस क्लियर करेंगे, फिर आप ट्रांसफर के लिए जाइए। तो इससे आपका आईवीएफ के सक्सेस रेट्स भी बढ़ जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि जब एएमएच बहुत कम होता है और आप इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जैसे पहले आपने आईवीएफ कर लिया, फिर सर्जरी किया, फिर ट्रांसफर किया, तो इसमें हमें एम्ब्रायर्स जो होते हैं या एग्स होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि क्वालिटी और नंबर दोनों बहुत कम रहते हैं, तो हम उन्हें वेस्ट भी नहीं करना चाहते। तो आप कभी कभी पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जब आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो ट्रांसफर करने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास 2 ही एम्ब्रायोज हैं और अगर वो भी चले गए और उसके बाद बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि हमें अंडे या एम्ब्रायोज मिलेंगे, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं बोल रही हूँ कि एएमएच कम नहीं होता है, कुछ केसेस में सर्जरी के बाद कम हो सकता है, लेकिन सर्जरी के पहले एएमएच लेवल करना, एंट्रल फॉलिकल काउंट देखना, अगर महिला अगर फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रही है तो ये बहुत जरूरी है। और बहुत सी लाइक यंग गर्ल्स हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है आजकल, तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम सिर्फ सर्जरी के लिए नहीं प्लान कर सकते, हमको उनका फ्यूचर लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो उसके बारे में हम उनसे डिस्कस करते हैं। आजकल बहुत सी यंग गर्ल्स जो 20 to 25 ईयर्स हैं, उनका एएमएच भी बहुत लो है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से उनके ओवरीज पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनको ये ऑप्शन देते हैं कि आप आपके एग्स फ्रीज कर लीजिए, या जो आपके फ्यूचर में जब आप शादी करेंगे तो अगर एंडोमेट्रियोसिस दोबारा आ गया तो और भी डैमेज हो सकता है। तो ये करेक्ट। सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और ये जरूरी है कि सर्जरी के पहले उनका एएमएच लेवल किया जाए और उनसे इस बारे में काउंसलिंग की जाए। और मेक सेंस। बहुत हाँ, बहुत सी ओवेरियन सिस्ट है, जैसे डर्मोइड सिस्ट अगर आप लेते हैं तो यूजुअली उनमें एएमएच कम नहीं होता है। एंडोमेट्रियोसिस पर्टिकुलरली जो है वो कॉर्टेक्स को भी अफेक्ट करता है, इसलिए उसमें एएमएच के स्तर काफी कम हो जाते हैं। ओके। आपने मोस्टली तो कवर किया है, बट एएमएच को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट ज्यादा कम ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है सर्जरी में? लाइक आपने बताया कि देयर इज अ प्लेन ऑफ सर्जरी व्हिच हैज टू बी मेंटेन, बट उसके अलावा और कुछ है जो चीज करना पड़ता है? ऐसा देखिए, कोई तो मेडिसिन वगैरह नहीं है, बट सर्जरी के दौरान ये सर्जन्स के लिए है एक्चुअली, करेक्ट प्लेन को आइडेंटिफाई करना, कॉर्टेक्स को लाइक व्हेन वी पुल द सिस्ट वॉल वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द कॉर्टेक्स, जितना प्रोटेक्ट कर सकेंगे कॉर्टेक्स को जहां से अंडे बनते हैं उतना अच्छा रहता है। कभी कभी बहुत बड़े सिस्ट होते हैं तो पूरा सिस्ट वॉल हम निकाल देते हैं, लेकिन बेस जहां पर वो अटैच रहता है, जहाँ पे बहुत ब्लड सप्लाई रहती है, उसका पार्ट हम थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। वो सब डिस्कस करते हैं पेशेंट से, जिनके 15-20 सेंटीमीटर के सिस्ट, बड़े बड़े सिस्ट रहते हैं, उनको ये सब हम बताते हैं, जिससे अगर वो ब्लीड करता है और हम वहां पे कॉटरी करते हैं तब भी उनका कॉर्टेक्स नष्ट होने का चांसेस रहता है। तो सर्जरी के दौरान कुछ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं सर्जन्स के लिए, यूजुअली अगर वो फॉलो करें तो एएमएच को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अनड्यू लॉस नहीं होता है। इसके लिए ही प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली हमें कंफर्म करना चाहिए। ओके। ये तो समझ में आया। अब
बता AMH कम है या कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर रूना ये बताइए कि जो असिस्टेड कंसेप्शन होता है उसके लिए क्लियर कट इंडिकेशंस क्या हैं? किस पर्टिकुलर केसेस में आप असिस्टेड कंसेप्शन रेकमेंड करती हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि असिस्टेड कंसेप्शन किसको कहते हैं। सो ये असिस्टेड कंसेप्शन ये होता है जब हम मेडिसिन देके जो गैमेट्स हैं, जो इधर पुरुष के स्पर्म या महिला के एग्स को हैंडल करते हैं, जब तक हमारे मेडिसिन से वो लोग आपसी में ही ट्राई करते हैं, उसको हम असिस्टेड कंसेप्शन नहीं बोलते, वो जस्ट लेवल 1 ट्रीटमेंट होता है। सो असिस्टेड कंसेप्शन में 2 चीजें आती है, एक तो IUI आता है और एक IVF ICSI आता है, जिसको थोड़ा एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सो IUI का मतलब होता है कि जब हम हस्बैंड के वीर्यों को लेकर उसकी थोड़ी क्षमता बढ़ा देते हैं, उनके थोड़े पस सेल्स को निकाल देते हैं, उनको क्लीन कर देते हैं और उनको अच्छा मीडिया देते हैं, जैसे उनको जहां पे उनको थोड़ा ग्लूकोज वगैरह मिलता है, उनकी मोटिलिटी की जो क्षमता होती है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती है। और इस सैंपल को हम गर्भाशय के अंदर थोड़ा सा अंदर छोड़ देते हैं, उसके आगे से वो खुद से ही जाके फेलोपियन ट्यूब में जो एग होता है उसको फलित करके उसका एम्ब्रियो बन के आगे का सब प्रोसेस नेचुरल होता है। और जो IVF होता है उसमें हम इंजेक्शंस देके जो पूरा, जो मैंने पहले बताया, जो एग पूल होता है, जो भी उस महिला का उस महीने का एग पूल है, उसको सबको ग्रो करने की कोशिश करते हैं कि सारे बढ़े और सबके सब हम बाहर निकाल लें अल्ट्रासाउंड से और एनेस्थीसिया के अंडर, और वो सारे एग्स को, अंडों को हम हस्बैंड के स्पर्म के थ्रू फलित करें बाहर लैब में, और उसको हम फिर फ्रीज करें या उसको फिर से गर्भाशय में वापस डाल दें, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। सो अभी ये ऐसे कंडीशंस में, जैसे अगर आप सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस को पकड़ते हैं, तो हम ये पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं कि जैसे ही अगर आपकी सर्जरी हो गई है तो आप एक 2-3 महीना IUI ट्राई कर लें। अब ये डिपेंड करता है कि सर्जरी में क्या निकलता है या हमको क्या दिखता है। सो जो एंडोमेट्रियोसिस के जो पहले के 2-3 छोटे ग्रेडिंग्स होते हैं, 1st और 2, वहां पे हम थोड़ा छोड़ भी दें, चलो आप कोशिश कर लीजिए, नेचुरली ट्राई करें। बट जब एंडोमेट्रियोसिस का ग्रेड 3 या ग्रेड 4 होता है, जहां जैसे डॉक्टर विमी ने बताया कि एनाटमी क्षतिग्रस्त हो जाती है, कि वो थोड़ा डैमेज हो जाती है, वो फेलोपियन ट्यूब ओवरी का जो ओवरियन रिलेशनशिप है वो डैमेज हो जाता है, तो वहां ऐसी कंडीशंस में अगर ट्यूब्स सही हैं तो हम IUI करते हैं 2-3 साइकिल, और अगर जब IUI नहीं काम करता है तो हम उनको IVF की तरफ कह देते हैं कि आप IVF ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये जो एनाटमी जो डिस्टॉर्ट या डैमेज हुई है, जो क्षतिग्रस्त हुई है, उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं IVF में। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि जब हम IVF के थोड़ा ज्यादा जाते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, या हमें सर्जन कहते हैं कि पूरा अंदर चिपका हुआ है और आपका जो एनाटमी है पूरा डिस्टर्ब्ड है, सो ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन बन जाता है IVF के लिए। या फिर अगर वो ग्रेड 3 है और सर्जन कहते हैं कि हमें सर्जरी काफी क्लियर लग रही है पोस्ट सर्जरी, तो हम एक 2-3 महीना IUI भी ट्राई कर सकते हैं। और बाकी के रीजंस हैं कि जहां हम IVF या IUI के लिए जाते हैं, इस उनके जब एग्स का जो रिजर्व है वो कम होने लगता है। सो अगर AMH थोड़ा ही कम है और बाकी का सब सही लग रहा है, तो अगर हम 2-3 साइकिल IUI ट्राई करो बोलते हैं। और अगर नहीं होता है, उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके एग्स कम हो रहे हैं, साथ में मेल फैक्टर भी है और भी काफी इंडिकेशन है, मैच को काफी साल हो गए हैं, तो हम थोड़ा IVF की तरफ उनका काउंसलिंग कर देते हैं। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस हम सब जानते हैं कि रेकरेंट डिजीज है, और जब वो वापस आ जाएगा तो वापस सर्जरी करना मुश्किल है। सो हम ये कोशिश करते हैं कि सर्जरी के 6 महीने या 1 साल के अंदर हम IVF तक पहुंच पाए। Okay, that was helpful. My next question to you is egg freezing जो है वो किस कंडीशन में आप recommend करते हैं, and ये egg freezing कितना successful है? चलो, एग फ्रीजिंग एक्चुअली उन्हीं महिलाओं में बोला जाता है जिनमें देखो काफी रीजंस है। एक तो एग फ्रीजिंग कुछ इंडिकेशन के लिए करते हैं, जैसे हम कैंसर में काफी एग फ्रीजिंग करते हैं, जहां पर यूजुअली महिला कुंवारी होती है या उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है और उसको अपने एग्स फ्रीज करने हैं। एंडोमेट्रियोसिस हो, जो भी रीजंस हो, उसकी शादी नहीं हुई है या वो
अभी प्लान नहीं करना चाहती है प्रेगनेंसी, बट अगर आप पूछे मुझे कि वो शादीशुदा है तो हम प्रीफर करेंगे कि वो अपना एम्ब्रियो फ्रीज कर ले, एग फ्रीजिंग से बेटर है, क्योंकि एग से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो को फ्रीज करना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगता है। बट जब लड़की कुंवारी है या उसको कैंसर है या उसको एंडोमेट्रियोसिस है, उसके एग्स का रिजर्व कम हो रहा है, तब हम एग फ्रीजिंग उसको एडवाइज करते हैं। और आपने पूछा था एग फ्रीजिंग का जो क्वालिटी है, अभी पिछले 5-10 सालों में मीडिया जो हमारे एग फ्रीजिंग के हैं काफी अच्छे हो गए। एग फ्रीजिंग हो या एम्ब्रायो फ्रीजिंग हो, दोनों का जो मीडिया है वो बहुत अच्छा है। और जो थॉ सर्वाइवल बोलते हैं, जैसे हम फ्रीज करने के बाद जब उनको वार्म करते हैं, तो जब ऊसाइट या एग को जब हम वार्म करते हैं तो उसकी वापस आने की जो क्षमता है, जो उसकी शक्ति है कि वो वापस उसी स्टेज में या उसी लाइफ में वापस आ जाए, वो पिछले 5-10 सालों में काफी अच्छी हो गई है। सो अभी एग फ्रीजिंग हम काफी लोगों को ऑफर करते हैं जो इस कैटेगरी में होते हैं, और उनका जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो है, जो भी एग को फ्रीज करने के बाद उसको जब थॉ करके उसका जब हम स्पर्म के साथ इंजेक्ट करके उसका जब एम्ब्रियो बनता है, वो ऑलमोस्ट 80-90% oocytes में बन जाता है। ओके, that makes sense. That was something which was informative, क्योंकि बहुत लोगों को एग फ्रीजिंग के बारे में पता नहीं होता है। डॉक्टर विमी, और एग फ्रीजिंग का और एक एग फ्रीजिंग आप कितना भी साल, 10 साल कर सकते हो। सो यू नो यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी एनी टाइम बिफोर द एज ऑफ 45। Oh, that's lovely. A lot of people would not know about it. बहुत लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस है ही नहीं कि एग फ्रीजिंग या एम्ब्रायो फ्रीजिंग करके भी there is a technique which can be used for future. So Dr. Vimi, my next question to you is, अगर एक लेडी को उनके ओवरीज में या अंडाशय जो बोलते हैं में एंडोमेट्रियोमा है, तो क्या किया जा सकता है और इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? शिल्पा, हम सबको पता है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है, जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, उसके प्रकार का टिश्यू जब यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो जाता है उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट ओवरीज रहती है। ये ट्यूब्स, पेरिटोनियम या किसी भी ऑर्गन में पाया जा सकता है, बट सबसे ज्यादा ये ओवरीज में मिलता है। जब ओवरीज में वो सिस्ट बना लेता है उसको एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। अभी एंडोमेट्रियोमा जो है अकेले नहीं होते हैं, एंडोमेट्रियोमा के साथ में कुछ एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स भी रहते हैं। तो यूजुअली पेरिटोनियम में या यूट्रोसैक्रल्स के पास, यहाँ जहाँ बच्चेदानी का अटैचमेंट्स रहता है वहां पर नोड्यूल्स का रहना, या रेक्टम और वजाइना के बीच में नोड्यूल्स का रहना। तो एंडोमेट्रियोमा खाली अकेले नहीं मिलते हैं, एंडोमेट्रियोमा के साथ में एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स भी रहते हैं। तो उनको मैपिंग करना बहुत जरूरी है। अब जब हम उनके इलाज की बात करते हैं तो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर, साइज ऑफ द एंडोमेट्रियोमा एंड स्टेज ऑफ द डिजीज। एंडोमेट्रियोसिस में हम हमेशा बोलते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, नहीं तो ये डिजीज प्रोग्रेसिव है। एंडोमेट्रियोसिस 50 to 60% महिलाओं में पेन करता है, 40 to 50% महिलाओं में इनफर्टिलिटी, और कुछ लोगों में ये साइलेंट डिजीज भी हो सकती है, मतलब उनको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन डिजीज है। जो पेन और इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं हमारे पास एंडोमेट्रियोमा, यूजुअली फर्स्ट ऑप्शन इज लैप्रोस्कोपिक एक्सीशन। अब इनफर्टिलिटी में हमको देखना पड़ता है कि उसका साइज ऑफ एंडोमेट्रियोमा कितना है, लेस देन 3 सेंटीमीटर है कि मोर देन 3 सेंटीमीटर है। दूसरा, AMH लेवल्स कितने हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि अगर AMH बहुत कम है तो हम एक रूट फॉलो करते हैं कि हम उनके AMH को बचा सके या उनके प्रेग्नेंट होने की क्षमता को बचा सके। तो उसमें हम सर्जरी बाद में करते हैं, पहले हम उनका एग पिकअप या IVF की प्रोसेस के थ्रू उनको जाने के लिए बोलते हैं। बट अगर AMH अच्छा है तो लैप्रोस्कोपिक एक्सीशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियोमा। लेकिन पेशेंट्स को ये भी जानना जरूरी है कि वो आपके डॉक्टर से जरूर पूछे कि खाली सिस्ट निकालना जरूरी नहीं है, उसके साथ में जो लीजन्स हैं उनको भी निकाला जाए। अभी उनको निकालने के भी 2 तरीके रहते हैं, एक होता है कि उनको जलाया जाता है, दूसरा है कि एक्सरसाइज किया जाता है, उनको जड़ निकाला जाता है। तो जलाने वाले से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो डिजीज का रेकरेंस का भी एक कारण है, वो आप बार बार आता है डिजीज। तो आपके डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि वो सारे लीजन्स एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके लिए एक्सीशन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि फर्स्ट सर्जरी जो है एंडोमेट्रियोसिस के लिए वो
सबसे अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपका रेकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता होगा। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सी महिलाएं हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के, उनको 6 बार सर्जरी, 7 बार सर्जरी हो चुकी है, उनका रेकरेंस बहुत ज़्यादा है। रेकरेंस का सबसे प्रमुख कारण है कि उसको कंप्लीटली नहीं निकाला जाता है। तो एंडोमेट्रियोमा है तो आप एक अच्छे अल्ट्रासाउंड के द्वारा या एमआरआई के द्वारा पहले आपको पता होना चाहिए कि लीजन्स कहाँ कहाँ है, वो सारा बातें आपको डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये लीजन्स आपके खाने के पाइप में जहाँ पे इंटेस्टाइन्स है वहां भी हो सकता है, किडनी या यूरेटर में भी हो सकता है। तो इसको कम्प्लीटली निकालना, एक्सिशन ही एकमात्र ट्रीटमेंट है जिससे आपको पेन रिलीफ या फर्टिलिटी के चांसेस को एनहांस कर सकते हैं। करेक्ट। एक्सीजन सर्जरी, जैसे हम हर बार एम्फसाइज करते हैं इस चीज को, एंडोमेट्रियोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है। मेडिसिन से रिलीफ, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, मगर इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर श्योर। डॉक्टर रूना, एक आपसे क्वेश्चन ये था मेरा, अगर कुछ लेडीज में बहुत कम उम्र में हिस्टेरेक्टमी करवाना पड़ता है, तो वैसे केसेस में क्या एग फ्रीजिंग एक ही ऑप्शन है कि कुछ और किया जा सकता है? एक बार यूट्रस से, अभी एक औरत को, महिला को एक प्रेगनेंसी के लिए अंडाशय और गर्भाशय, ठीक है, 2 चीजें चाहिए। तो अंडाशय अंडा देता है और गर्भाशय में प्रेगनेंसी ठहरती है। तो अगर हम गर्भाशय निकाल देते हैं तो अगर उसको जैसे हम बाकी महिलाओं को ट्रीट करते हैं वैसे ही उसके अंडा दाने को उसी तरह से देखते हैं, बट इतना ही फर्क होता है कि इन औरतों का हम एग्स निकालते हैं, और अगर वो चाहती हैं कि उनका शादी लेट करना है तो हम एग फ्रीजिंग करते हैं। बट अगर ये महिलाएं कहती हैं कि नहीं, अगर उनकी शादी होने वाली है और अगर पॉसिबिलिटी है कि उनकी यंग एज में ही शादी हो सके, तो हम उनके एग्स को निकाल के, अंडों को आईवीएफ के द्वारा उस माध्यम से निकाल के उसका एम्ब्रियो बनाते हैं उनके हस्बैंड के साथ, और उस एम्ब्रियो को फ्रीज करके उन औरतों को हम सरोगेट, उन एम्ब्रियोज को हम सरोगेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो जिनका ये बहुत एक मिथ है कि अगर हिस्टेक्टमी हो गया है तो मुझे अपने बच्चे नहीं हो सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगी कि ओवरीज निकालो तो ज्यादा दिक्कत होगी। अगर ओवरीज अंदर है, आपके अंडाशय हैं, तो आप हमेशा अपना ओन जेनेटिक बेबी आप मतलब आपको हो सकता है, भले ही वो आपके पेट में ना पले, बट वो आपके और आपके पति के स्पर्म द्वारा बना हुआ एम्ब्रियो का ही आपका खुद का बेबी होगा। सो वो एग्स निकाल के एम्ब्रियोज बना के उसको किसी और के गर्भ में डाल सकते हैं। ओके, तो दिस इज लाइक अ रिलीफ टू अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनके कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड लाइक विमी आल्सो सेड कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स में आजकल एंडोमेट्रियोसिस दिख रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस हो रहा है, सो जिसके वजह से हिस्टेरेक्टमी कराना पड़ रहा है बहुत लोगों को। एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं, बट एडिनोमायोसिस के चलते बहुत लोगों को आई थिंक दे हैव टू गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। सो डॉक्टर रूना, another thing that I wanted to ask you is, जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं, उनको आईवीएफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अभी एंडोमेट्रियोसिस से जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनाटॉमी क्षतिग्रस्त हो जाती है, पूरी डैमेज हो जाती है, तो इनका जो रक्त प्रवाह है, इनकी जो नलियां हैं, ये अलग अलग डायरेक्शंस में बन जाती है अपने आप से। नियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस होता है। तो इसका जब हम आईवीएफ में करते क्या है, हम अंडे बनाते हैं, तो वो ओवरी में सारे एग्स, बहुत सारे एक साथ में बनते हैं। तो उस टाइम पे, आईवीएफ के टाइम पे, इनको पेन फैक्टर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जो यूजुअली पिकअप, जो एग निकालने की प्रक्रिया उसके पहले भी शुरू हो सकता है, बिकॉज वहां पे सब चिपका होता है और वहां अंडे का जो फॉलिकल है उसको ग्रो करने की जगह नहीं मिलती है, और जब वो ग्रो करता है तो वहां की जो इन्फ्लेमेशन या जो रेडनेस होती है उसके कारण पेन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और दूसरा, जब हम ये एग्स निकालते हैं तो अगल बगल में सब चिपका होने के कारण हो सकता है कहीं कुछ वेसल का डैमेज हो, या हमें थोड़ा ब्लड, जो ब्लीडिंग हो वो थोड़ा ज्यादा हो। यूजुअली जब हम एग्स पिकअप करते हैं, जैसे उस ओवम रिट्रीवल बोलते हैं, उस टाइम पे हम बहुत ध्यान रख के, डॉपलर्स देख के, हर तरह से कोशिश करते हैं कि हम उसी प्लेन में एंटर करें जहां पर कोई वेसल ना हो या जो रक्त की नली हो वो ना हो। और एस्पिरेशन, जब एग्स निकालने के बाद भी इन औरतों में ये जो सिस्ट है ये थोड़ा
टाइम ले सकते हैं गलने के लिए। तो ये जो पेन फैक्टर है थोड़ा जो नॉर्मल औरतों में होता है आईवीएफ के, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज हम सपोर्ट्स देते हैं, हम प्रोजेस्टेरॉन्स देते हैं ताकि ये जो सिस्ट है ये गल पाए। सो ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है पेन, एक कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग, और एक तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन स्पेशली एंडोमेट्रियोमा में जो देखा जाता है, इसमें आईवीएफ स्पेशलिस्ट को बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि जो एंडोमेट्रियोमा का जो बगल का एरिया है, जैसे डॉक्टर विमी ने बोला, उसी एरिया में थोड़े से फॉलिकल्स होते हैं जो वो लोग सिस्टेक्टमी या एक्सिशन करने के पहले सोचते हैं कि छोड़ दें और आईवीएफ पहले कर लें। सो आईवीएफ करने का यही फंडा है कि हम उस जो बगल का जो एक लाइन है या जो थोड़ा सा एग्स है वो हम उसको पहले ही निकाल लें। पर जब हम इन एग्स को निकालने की कोशिश करते हैं तब हो सकता है कि एंडोमेट्रियोमा को पंक्चर हो जाए और वो एंडोमेट्रियोटिक फ्लूइड सारा फैल जाए, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और दूसरा है कि इन्फेक्शन, जो एब्सिस है, कहीं हमारा कोई एंडोमेट्रियोटिक फ्लूइड को, कभी कभी हमें क्या होता है जो हमें वही एग्स को निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जो वजाइनली एक्सेसिबल हो। तो अगर एंडोमेट्रियोमा ऊपर है और फॉलिकल्स नीचे हैं तो बहुत इजी हो जाता है, बट कभी कभी इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोगों को एग्स एंडोमेट्रियोमा के ऊपरी तरफ रहते हैं और हमको नीडल एंडोमेट्रियोमा के थ्रू डाल के निकालनी पड़ती है, और ऐसे कंडीशन में हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन्फेक्शंस का, तो थोड़ा सर्जिकल प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना पड़ता है, एसेप्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं, और ये देखना पड़ता है कि इस एंडोमेट्रियोमा में कहीं से कोई इन्फेक्शन ना चला जाए और वो एब्सिस ना बन जाए। तो अगर ये एब्सिस बन जाता है तो ये जरा इट कैन गो फॉर सेप्सिस एंड इन्फेक्शन। बट अगर सब ध्यान रखें तो इट हैज टू बी पहले ही सोच समझ के प्लान करके ही करना पड़ता है। Perfect. So complications are there, but it is not impossible. That's Yes, the thing. we can take care, and the complications are actually very less with as experts, as they say that endometriosis का the first surgery has to be done well. When you pick up, जब हम पिकअप करते हैं तभी भी हम बेस्ट एग्स को निकालना चाहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल देखें, उनके अंडे थोड़े वीक होते हैं बिकॉज AMH लो होता है, और तभी जाके वो लोग आते हैं हमारे पास, तो उनको थोड़ा स्टिमुलेशन अच्छे से दें, उनको अच्छा नरिशमेंट दें, तो इससे थोड़ा बेटर हो जाता है। करेक्ट। सो विमी, अभी ठीक है, अभी IVF हो गया, सब हो गया, अब आप एक चीज बताओ जो आई थिंक बहुत पेशेंट्स के दिमाग में रहेगा, सर्जरीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सर्जरी का डिसएडवांटेज सोचना पड़ेगा शिल्पा मुझे। अभी आप अगर एंडोमेट्रियोटिक सर्जरी करें तो यस, इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड एंड हाईली कॉम्प्लेक्स सर्जरी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि एंडोमेट्रियोसिस आसपास के बाजू के एरियाज में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में, यूरेटर में इन्वॉल्व हो सकता है, तो मैं उसे डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगी। बट जब हम ये सर्जरी करते हैं तो आपको सर्जरी, बावल सर्जरी का भी जरूरत पड़ सकता है, यूरेट्रिक सर्जरी का, ब्लैडर सर्जरी का भी जरूरत पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होता है। इसको एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलते हैं, इसको पार्ट ऑफ द सर्जरी बोलते हैं। कि अगर आपका ब्लैडर में ही लीजन है तो हम अगर उसे नहीं निकालेंगे तो आपकी तकलीफ बनी रहेगी। अगर आपका लीजन बावल में है तो आपका पेन नहीं रिड्यूस होगा या फर्टिलिटी मे नॉट एनहांस। तो एडवांटेजेस तो यही है कि आपका फर्टिलिटी एनहांस होता है, पेन कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। बहुत सी एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स हैं जो सोशल और मेंटल प्रॉब्लम से भी सफर कर रही हैं, क्योंकि ये पेन की वजह से वो अपना रेगुलर काम नहीं कर पाती हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती हैं, सेक्सुअल लाइफ में इंटरफेयर होता है, इंटरकोर्स करने में तकलीफ होती है। और अगर हम इंडिया में कल्चरल सिनेरियो देखें तो अगर आपको बच्चे नहीं हैं तो ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रेशर भी है। तो इनफर्टिलिटी और पेन की वजह से होने वाली जो भी तकलीफें हैं उनको कम किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, या जो उसका क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और एक्सपर्ट की खोज करनी चाहिए कि जो आपको एक ही बार में सारे लीजन्स को निकाल सकें। कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए मैं फिर भी बोलूंगी कि जैसे डॉक्टर रूना ने भी अभी बोला कि फर्स्ट सर्जरी हैज टू बी द बेस्ट वन फॉर बेस्ट आउटकम्स, नहीं तो पेशेंट्स को बहुत सफरिंग होता है और मल्टीपल सर्जरीज, ऑलरेडी डिलेड डायग्नोसिस है एंडोमेट्रियोसिस का, अगर उसको मल्टीपल सर्जरीज की भी जरूरत पड़े तो फिर उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत गिराव आ जाता है, एंड उन्हें इट्स अ लाइक वेरी डिप्रेसिंग एंड मेंटली टैक्सिंग। तो काफी महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं
पेन की वजह से उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं एंड वो सबको ये बात बता नहीं पाती हैं क्योंकि बहुत बार इनकी सिम्टम्स को डिसमिस भी किया जाता है। घर वाले बोलते हैं कि पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल होता है, हमें भी होता था, हम तो सारा काम करते थे घर का, आप ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये सब सोशल प्रेशर्स हैं जो उनकी सोचने की क्षमता और काम करने की क्षमता को भी कम करते हैं। तो अगर एक अच्छी सर्जरी की जाए तो हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। Just for an information to our viewers, एक endometriosis patient को diagnose होने में it takes around 7 to 14 years, which is like a very long time. इतना वेट करने के बाद जब डायग्नोसिस होता है और उसके बावजूद सर्जरी ठीक से नहीं होती है, तो इमेजिन वो पेशेंट का मेंटल स्टेट पे क्या इफेक्ट होता होगा। बिकॉज जो पेशेंट्स आते हैं, आई थिंक विमी विल एग्री विथ मी, जो पेशेंट्स आते हैं दे हैव ऑलरेडी गॉन फॉर मल्टीपल सर्जरीज। I mean, I have gone for multiple surgeries. मैं जानती हूँ कि how it is to go through so many surgeries and not get a result. You know, so everyone, सबको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि एक proper surgery कराइए। Surgery के बाद quality of life will surely improve. So, and conception is possible. So don't get upset about the fact. बहुत लोग बोलते हैं endometriosis में infertility ही होती है, but वो गलत है. It is not right. So don't get pressurized. Social pressures से थोड़ा बाहर निकलिए. Take care of yourself, and I'm sure you're going to be fine. And कुछ भी लगे, कुछ भी doubt हो, कोई भी problem हो, you can drop in a query, you can drop a comment. We will be very happy to answer your questions. Facebook पे I don't think there's any question per se. Comments हैं, but I think we have multiple comments, but we have multiple. they are appreciated. Shilpa Dhakkapa is asking, does Ayurvedic They're treatment help? appreciating your efforts. Ayurvedic treatments Shilpa, Ayurvedic treatments can manage the symptoms, but it doesn't treat it for sure. What do you say? एंडोमेट्रियोसिस के लिए यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट या इफ यू से एनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो सकता है आपके सिम्टम्स कम हो जाए फॉर द टाइम बिंग। अगर किसी को पेन है तो वो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जो डिजीज है वो प्रोग्रेस करती रहती है। तो सर्जिकल सॉल्यूशन है। सर्जरी के बाद हम पेशेंट्स को एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट पर डालते हैं, उनको पेल्विक एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, कुछ पेशेंट्स को एक्यूपंक्चर से फायदा होता है। तो डेफिनेटली सर्जरी इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन आपको पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी के बाद भी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो करने हैं, और कुछ पार्ट ऑफ होलिस्टिक ट्रीटमेंट है जो अगर पेशेंट्स फॉलो करें तो लाइफ लॉन्ग या कुछ साल तक उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बरकरार रह सकता है। Absolutely. Aarti is saying that, wow, what an amazing session, an informative session, and amazing how it was explained in such detail, and that we can openly discuss such topics. Please have this session in English too, so that those who want to know more about the topic, especially who don't understand Hindi. You're amazing, beautiful ladies. Aarti, you have been such a big support for us. I think the kind of feedbacks that you give is like commendable, and we have done this session in English once before. But any which ways, we would surely try to do it again in English. Yeah. Thank you. Comment is Vimy, you have a question. One of my patients is in Sweden and she is 43. Sweden is not considering IVF as per the rules there. She has had her surgery for endo-surgical excision for cyst on the ovary. She has been trying to conceive for 5 years. She had one miscarriage at 37. She never knew she had endo till now. Her doctor wants her to go to Russia for egg donor. Kindly advise how she can seek your help. We'll put Vimi's email ID in the comments. And probably, Vimy, you can drop your mail ID in here and probably they can get in touch with you. Anjali, you can get in touch with Dr. Vimy through the email ID that we are putting in the comments. I'm not able to comment here. I don't know. Okay. We'll do it. We'll do that. We'll do that. No worries. We'll do that in some time. All right. Thank you very much. It's been a lovely session, Dr. Roona and Vimy. As always, it's been like a pleasure hosting this session on awareness. And I'm looking forward to many more sessions for endometriosis. And I always say that Shilpa needs a lot of applause. She is an endometriosis survivor, आप सब जानते हैं, और उनको उनका डायग्नोसिस भी डिले हुआ था
उनको 5 सर्जरीज हुए हैं, उनका हिस्टेक्टमी भी हो चुका है, and now she is fighting hard to raise awareness for endometriosis. So she is a dentist by profession, but now she is doing just to help other women. So really hats off to you, Shilpa. Thank you, Vimi. Thank you so much. It's a lot of effort to do something out of the way. No, I think it's become a mission with so many people. I mean, when I get calls from people suffering from endometriosis, and if I'm able to help them, I think I feel, content. That at least किसी को तो help कर पा रही हूँ. जो help मुझे नहीं मिला, अगर मैं किसी और को कर पा रही हूँ, I think it's my mission which I'm trying to do. So that's fine. That's perfectly all right. ठीक है, चलो. Thank you very much. Thanks, Dr. Runa. Thank you so much. And it was such a pleasure having you over. Thank you so much. Thanks, Runa, for joining us. Thank you all the viewers who have watched this with us. And thanks to everyone who is going to join us later, who is going to watch this later as a recorded session. Catch you again sometime soon with another topic. Bye. Bye. See you. Bye. Bye. Bye.